नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य डिजिटल एरा 1 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय जो अब नया बन के तैयार है, 19 जून 2024 को उद्घाटन हुआ है अब नए परिसर का। आज हम उसके बारे में कुछ इतिहास बताएंगे। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म ने इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुरालेखकों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था, लेकिन आए चीनी यात्री हेनसांग तथा सिंह की यात्रा विवरणों से इस विद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 को प्राप्त था। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसके अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। स्वरूप यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं सदी में जब हेनसांग आया था, उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1,510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। परिसर अन्य सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में बगीचे तथा झीलें भी थी। प्रबंधन समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंधन कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखते थे और दूसरा समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध
होता था। आचार्य, इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश के नियम। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। अध्ययन अध्यापन पद्धति। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था। अध्ययन क्षेत्र। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्म कीर्ति की रचनाओं की सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्प विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। पुस्तकालय। नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं। यह रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्नासागर नामक 3 विशाल भवनों से स्थित थी। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्त और हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थीं। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। छात्रावास। यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। छात्र संघ। यहाँ छात्रों का अपना संघ था। ये स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। यह संघ छात्र संबंधित विभिन्न मामलों जैसे छात्रावासों का प्रबंध आदि करता था। आर्थिक आधार। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिससे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। अवसान। 13वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय का पूर्णतः अवसान हो गया। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तांतों से पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमणकारों ने बड़ी क्षति पहुंचाई। तारानाथ के अनुसार तुर्कों और भिक्षुओं के आपसी झगड़े से भी इस विश्वविद्यालय को गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा। इस प्रकार पहला आघात हुआ मिहिरकुल द्वारा किया गया। 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। ऐतिहासिक उल्लेख। प्रसिद्ध चीनी विद्यार्थी ह्वेनसांग और स्टिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इस सिंह ने लिखा कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों से लिखे जाते थे। प्राचीन अवशेषों का परिसर। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। यह परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ था। मठ या विहार इस परिसर के पूर्व दिशा व चैत्य मंदिर पश्चिम दिशा में बने थे। इस परिसर का सबसे मुख्य इमारत विहार 1 थी। आज भी यहाँ 2 मंजिला इमारत शेष है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई थी। संभवतः यहाँ ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे।
इस बिहार में एक छोटा सा प्रार्थना स्थल भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा बनी है। यहाँ स्थित मंदिर 3 इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर में समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे बड़े स्पूतों से घिरा हुआ है। इन सभी स्पूतों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मूर्तियां बनी हुई हैं। पूर्ण जीवन प्रयास। नालंदा शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के प्राचीनतम केंद्र रहा है तथा कभी महान विश्वविद्यालय रहे इस विख्यात नालंदा के पुरावशेषों को यूनेस्को विश्व धरोहर बनाया जा सकता है। इस संबंध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को को अपनी सिफारिश भेज दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा पुरावेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल पुरावेश अधिनियम के तहत इसे मरम्मत कराई गई। यहाँ पूरी प्रयास किया जा रहा है मूल रूप ना बदले जाए और उनका यही सब को देखते हुए अब 19 जून 2024 को सरकार ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। भव्य मंदिर, शिक्षा का केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।